हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय विश्नोई। वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे थे, सेकंड क्लास में हम हैं कंडीशनल सेंटेंस की। और कुछ बेसिक मैंने पढ़ा दिया था। मुझे लगता है कि आप लोगों के समझ में आई होंगी चीज़ें। और अब कुछ बातें बची हैं इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंस में, कुछ एग्जांपल्स बचे हैं, कुछ बातें और समझने के लिए छोटी मोटी बची हैं। लेकिन अल ट्राई कि आज की क्लास में पूरा हो जाए। अल ट्राई के कर ही देंगे पूरा। आज की क्लास में सारी चीज़ें पूरी हो जाए, बस हम इतना कोशिश करेंगे। और इसके बाद अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। कुछ 50 क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस के मैंने जो है आपके लिए करे हैं तैयार। तो वो 50 क्वेश्चन जो है मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस के इसके बाद दे दूंगा। फिर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो खैर, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है ये बात मैं आपको पहले बता चुका था, पिछली क्लास में मैंने डिस्कस कर ली थी। चाहो तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि इफ के साथ वाली जो बेसिकली क्लोज होती है वो इफ उसमें कंडीशन दिखाते हैं। और जिसमें कंजक्शन नहीं होता, मेन क्लोज, वो किसको दिखाती है? रिजल्ट को दिखाती है। ये बात भी आपको मैं बता चुका था कि इफ जो होता है वो कंजक्शन ऑफ कंडीशन होता है। कंजक्शन ऑफ कंडीशन होता है। इफ जो है वो किसको दिखाता है? इफ जो है वो शर्त को दिखाता है, कंडीशन को दिखाता है। ये बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे कहूं इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो अगले वाले में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इफ के साथ सेकंड फॉर्म है तो अगले वाले में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इफ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो अगले वाले में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये बात हम कर चुके थे। और बेसिक हमें इतना ही ध्यान रखना है। वैसे मैंने बताया था कब क्या होता है, कौन सी रियल है कौन सी अनरियल है, सब बातें हम कर चुके हैं। आई डोंट थिंक सो कि दोबारा डिस्कस करने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, ये तुम्हें जरूर ध्यान रखना है एटलीस्ट। ठीक है, चलो खैर। जरा 3 सेंटेंस आपके सामने है, एक बार आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, तीनों सेंटेंस में जो है पहले वाले में कुछ चेंज करने की आवश्यकता है तो कहां चेंज होगा, दूसरे में चेंज करने की आवश्यकता है तो कहां चेंज होगा, और तीसरे में भी चेंज करने की आवश्यकता है तो कहां चेंज होगा। एक बार आप देख के बताइएगा अपनी समझ के हिसाब से। और मैं आपको टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं बता चुका हूं चीजें सारी। समझे? पढ़ लिया होगा तुमने, मुझे लगता है पहला सेंटेंस तो। देखो, बस एक सिंपल सी ही बात है कि इफ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो अगले वाले में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो वुड नॉट गो नहीं आएगा, वुड नॉट हैव गोन आएगा। वुड नॉट हैव गोन आएगा। बोले भैया हमने ऐसा क्यों करा? क्योंकि देखो, जनरली हम लेफ्ट वाले को क्या मानते हैं? सही मानते हैं। और लेफ्ट वाले के हिसाब से हम राइट वाले में क्या करते हैं? करेक्शन करते हैं। लेफ्ट वाले, जैसे आपने लेफ्ट में देखा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ सेकंड फॉर्म होता तो मेरे दिमाग में आता कि मैं अगले वाले में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढूं। हमें लेफ्ट से कहाँ चलना होता है? राइट चलना होता है। अमूमन हम ऐसी करते हैं, लेफ्ट वाले को सही मान के राइट वाले को करेक्ट करते हैं। लेफ्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म था तो राइट में जाके हमने देखा कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो हमने गो हटा के हैव गॉन लिख दिया। हमारा सेंटेंस क्या हो गया साहब? सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इफ सीता हैड सीन द मूवी की जगह मैंने यहां पे 100 कर दिया। बोले सर 100 मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वही लेफ्ट को देख के किसको ठीक करते हैं? राइट को। तो मैं राइट में गया, मैंने राइट में देखा, राइट में लिखा था वुड हैव गॉन, वुड नॉट हैव गॉन। आपने देखा सेकंड फॉर्म है तो मैंने कहा लेफ्ट वाले को देखो किसको ठीक करते हैं? राइट वाले को। लेफ्ट में सेकंड फॉर्म है तो मैं अगले में गया, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा था, गलत। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आप यहां कहेंगे वुड गो। मैं आपसे कहूं सेंटेंस दोनों सही है? दोनों सही है। अब मैं आपसे कहूं दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है? फर्क कुछ भी नहीं था। यहां हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म था तो लेफ्ट वाले को देख के राइट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया। यहां सेकंड फॉर्म था, लेफ्ट वाले को देख के राइट वाले में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दिया। मैं पूछूं दोनों सही है? दोनों सही है। यही तो तरीका है ठीक करने का, कि हम लेफ्ट को देख के किसको जज करते हैं? राइट को। लेफ्ट वाले को सही मानो, राइट वाले को ठीक करो। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें लेफ्ट वाले को सही ना मान के लेफ्ट वाले को गलत मानना पड़ता है। मैंने क्या सिखाया कि भाई लेफ्ट वाले को ठीक मानो, राइट वाले को करेक्ट करो। लेकिन कई बार मजबूरी ऐसी फंस जाती है कि हमें मजबूरन राइट को सही मान के किसको ठीक करना पड़ता है? लेफ्ट को। जैसे ये दोनों सेंटेंस में आपको क्लियर हुआ कि हमने लेफ्ट को देख के राइट को जज किया। लेकिन तीसरा सेंटेंस देखो, सेम सेंटेंस है, सीता सौदा मूवी। आपने लेफ्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी, हमने देखा लेफ्ट में क्या लिखा है? सौ लिखा है। वर्ब की कौन सी फॉर्म देखी? सेकंड फॉर्म। तो लेफ्ट में सेकंड फॉर्म देख के मेरे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भैया वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा मैं। मैंने कहा ठीक है। हमने देखा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वुड तो आ गया, नॉट भी आया। चलो, अगर आप वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना चाहोगे तो तुम क्या करोगे? यहां से हैव हटाओगे, वुड नॉट गोन का क्या करोगे? गो करोगे। तो ऐसा करने पे क्या होगा? अगर सेकंड फॉर्म को देख के लेफ्ट को देख के राइट में जा रहे हो तो तुम्हारे दो हिस्सों में गलती हो रही है। ये तो ए पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया ये वाला बी, और ये वाला पार्ट हो गया सी। अगर आप लेफ्ट को देख के राइट की तरफ चल रहे हो और उसने जो सेंटेंस को अलग करने के लिए जो निशान लगा रखा है वो यहां लगा रखा है, इसका मतलब आपको बी में भी चेंज करना पड़ेगा, सी में भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन क्या एक एरर में दो जगह चेंज कर सकते हो? तुम पेपर में एग्जामिनर को बताओगे, बोले भाई दोनों में गलती है, बी में भी और सी में भी। क्या ऐसा ग्रामेटिकली पॉसिबल है? नहीं है। हमें पता है कि हम दो में गलती नहीं कर सकते। अगर हम लेफ्ट को देख के यहां पे राइट को ठीक करना चाहेंगे तो दो जगह गलती निकलेगी, और दो जगह गलती हम निकाल नहीं सकते। इस वजह से मजबूरन
मुझे वुड नॉट हैव गॉन को या राइट वाले हिस्से को क्या मानना पड़ेगा, सही मानना पड़ेगा। अगर राइट वाला हिस्सा सही है तो मुझे फिर लेफ्ट वाले को करेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड फॉर्म यहां सही नहीं होगी साहब, इस सेकंड फॉर्म को गलत मानेंगे। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो आप कहेंगे इफ सीता हैड सीन द मूवी, इफ सीता हैड सीन द मूवी। अब मुझे राइट को देख के किसको ठीक करना पड़ा, लेफ्ट को ठीक करना पड़ा। मुझे लगता है बात आपके समझ में आई होगी। कई बार हमें ऐसी मजबूरियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। एक बार आप देख के मुझे समझाइएगा जरा क्या क्या गलत है क्या सही है। मतलब अपना टाइम ले लो, एक आधा मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 क्वेश्चन चारों के चारों ठीक करो अगर तुम्हें लगता है कहीं गलती है तो। देखो भाई, मुझे लगता है बहुत देख लिया होगा तुमने, इतना लंबा काम है नहीं। फिर वही लेफ्ट को देख के राइट ठीक करेंगे। हमने लेफ्ट में देखा हेड आया, हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, तो अगले वाले में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ शी हैड अ कार, अगर उसके पास एक गाड़ी होती, शी वुड गिव इट टू मी, वो मुझे वो गाड़ी दे देती। हमें पता है उसके पास गाड़ी नहीं है, वो नहीं दे पाएगी भाई, ठीक है। सेंटेंस नो एरर लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक है। इफ के साथ, इफ राम हैड सबमिटेड, इफ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो अगले वाले में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। वुड एक तरफ है और एप्रिशिएटेड, पहली बात तो तुम्हें ये बात क्लियर ही हो जानी चाहिए थी कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो मॉडल के साथ कभी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, है ना। एप्रिशिएटेड ही गलत है, लेकिन हाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इस वाले हिस्से में गलती निकलेगी। आपको गलती सी फॉर कैट में वुड हैव लिखना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से हैड ऐड करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म एप्रिशिएटेड हो ही जाएगा। नेक्स्ट देखो, राम वुड हैव हेल्प्ड मी इफ आई आस्क्ड फॉर इट, वही बात है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, तो इसके साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा तो खाली आस्क्ड से काम नहीं चलेगा, आई हैड आस्क्ड कहेंगे आप, ठीक है। और इस वाले हिस्से में क्या हो जाएगी, आपकी गलती हो जाएगी, इसी को गलती मानेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, शी वुड टेक केयर ऑफ थिंग्स इफ हर फादर हैज नॉट आस्क्ड हर बाय नाउ। ये सेंटेंस बहुत अच्छा है। अगर आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता लगी हो तो मुझे लगता है कि मतलब है ही, आवश्यकता लगी हो तो क्या ही है, आवश्यकता है ही, अच्छा सेंटेंस है। देखो यहां तुम क्या करोगे मैं बताता हूं, जेन्युइन तुम्हारे दिमाग में क्या सवाल आया होगा। तुम्हारे दिमाग में आएगा, बोले भैया वुड टेक आया, मैंने कहा आया। बोले भैया वुड टेक आया, मैंने कहा आ गया। जैसे ही वुड टेक आया तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए हैज आस्क्ड आया है। बोले भैया क्या करें, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। देखो अगर मान लेते हैं तुम इतना भी देखोगे तो भी तुम्हारे दिमाग में डाउट पैदा होना चाहिए, क्योंकि वुड टेक आया तो वुड टेक को देख के तुम हैज की जगह प्रेजेंट का पास्ट करोगे हैड। अगर तुम प्रेजेंट का पास्ट करोगे या सेकंड फॉर्म करोगे तो भी दिक्कत है। या चलो मान लेते हैं तुम्हारे दिमाग में हेड ना आया, तुमने सेकंड फॉर्म हैज हैव का चेंज तुमने हेड कर दिया तो गलत है, मान लेते हैं ये भी नहीं आया, तो तुम क्या कहोगे, सेकंड फॉर्म यूज करोगे। सेकंड फॉर्म क्या होती है, आप कहोगे डिड नॉट आस्क्ड, मान ले सॉरी डिड नॉट आस्क, मान लेते तुमने ऐसा कह दिया कि हम डिड नॉट आस्क लगा देते हैं, वुड टेक को लगा के तुमने डिड नॉट आस्क लगा ले तो भी तुमने गलती कर दी। अगर तुमने हेड लगाया तो भी तुमने गलती कर दी, समझ रहे हो। इस सिचुएशन में तुम लेफ्ट से राइट जा ही नहीं सकते, तुम लेफ्ट से राइट नहीं जा सकते, किसी भी कीमत पे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते साहब, क्योंकि मैंने आपसे टेंस की पहली क्लास में कहा था, अपने माथे पे लिख लेना, टाइम डिसाइड्स द टेंस, टाइम डिसाइड्स द टेंस। कि टेंस कौन डिसाइड करता है, टेंस टाइम डिसाइड करता है। जैसा टाइम होगा उस हिसाब का टेंस लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस वुड को देख के बोले मैं सेकंड फॉर्म ही लगाऊंगा, ऐसा कुछ नियम नहीं है साहब, हमें टाइम देखना पड़ेगा। टाइम क्या है, बाय नाउ। अगर तुम मेरे से टेंस पढ़ के आए हो और तुमने इससे पहले टेंस की वीडियो देखी है तो मैंने आपको सिखाया होगा कि बाय के साथ परफेक्ट टेंस आता है हमेशा। बाय के साथ हमेशा कौन सा टेंस आता है, बाय के साथ हमेशा परफेक्ट टेंस आता है, एक बात। दूसरी बात, और जैसा बाय के साथ टाइम दे रखा है उस हिसाब का परफेक्ट आता है। बाय के साथ टुमारो होता तो फ्यूचर परफेक्ट आता, बाय के साथ यस्टरडे होता तो पास्ट परफेक्ट आता। बाय के साथ नाउ है, नाउ कैसा है, प्रेजेंट है, नाउ कैसा है, प्रेजेंट है। इसका मतलब बाय नाउ अगर लिखा है तो इसके पहले जो सेंटेंस आया होगा उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया होगा। जरा ध्यान से देखना, इससे पहले जो सेंटेंस है उसमें क्या आया है,
उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट आया, जरा देखना, प्रेजेंट परफेक्ट हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो टाइम डिसाइड्स द टेंस, ये टाइम है, इसने टेंस डिसाइड किया। बाय नाउ के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। तुम्हारे मन में कुछ भी आ रहा हो कि मैं वुड टेक को देख के इसको चेंज कर दूं, तुम इसको चेंज नहीं कर सकते चाहकर भी, क्योंकि बाय नाउ ने मुझे कहा है कि यहां पर हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अगर ये सही है, इसका मतलब हैज हैव क्या है, प्रेजेंट है। हैज हैव क्या है, प्रेजेंट है। अगर बात प्रेजेंट की चल रही है, या हैज हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर वुड आना चाहिए, विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है, बोले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप कहेंगे शी विल टेक केयर ऑफ थिंग्स। हम राइट को देख के इस बार क्या ठीक ठीक किया हमने, लेफ्ट ठीक किया। राइट को देख के, बाय नाउ को देख के हमने लेफ्ट ठीक किया। रीजन क्या था, टाइम डिसाइड्स द टेंस। हमने बाय नाउ लिखा था, बाय नाउ के साथ प्रेजेंट परफेक्ट ही आ सकता है। इसका मतलब ये ठीक है, ये ठीक है, तो इसके आधार पे इसको डिसाइड करेंगे, इसके आधार पे इसको डिसाइड करेंगे, तो हमने विल टेक कर दिया। बस इतनी सी कहानी थी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। देखो भाई, अगर आप कभी जो है वर का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट आया आपके पास और सब्जेक्ट के बाद आपने कभी वर लगाया, तो वर के बाद जो भी शब्द लिखा होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा जो इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होगा। इस सब्जेक्ट के बारे में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, उसके बाद जो शब्द होगा वो इस शब्द इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होगा। बोले सर क्या कह रहे हो, ये तो बड़ी टेक्निकल सी बात हो गई। सेंटेंस देख के समझो, यहां से समझ में आएगा। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ तो कंजक्शन हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, वर आ गया वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि दिखाने के लिए आई है अनरियल सिचुएशन। आई के साथ वॉज आता है, लेकिन यहां वर लिखा है, मतलब अनरियल सिचुएशन है। अच्छा एक चीज और, अगर मैं तुम होता, अगर मैं तुम होता, तो इफ आई वर यू। अब यू में समस्या इसलिए नहीं क्योंकि यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सेम होता है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं अगली लाइन में आता हूं, इफ ही वर हर, ही सब्जेक्ट है, वर तुम्हारा आ गया अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए हर। आपने ही की तुलना करी किससे, हर से। मुझे बताओ ही कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। हर कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। शी सब्जेक्ट होता है, हर ऑब्जेक्ट होता है। ही सब्जेक्ट होता है, हिम ऑब्जेक्ट होता है। तो आपने सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन लिया, ही। अगर सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हो तो कौन से केस से करोगे, सब्जेक्टिव केस से। इसका मतलब यह हर नहीं क्या आएगा, शी आएगा। यहां हर नहीं क्या आएगा, शी आएगा। ध्यान रखना, मैंने ये लिखा है कि अगर सब्जेक्ट आया हो, वर आया, उसके बाद जो शब्द आता है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। लेकिन अगर वो कॉम्प्लीमेंट है तो वो कॉम्प्लीमेंट कौन से केस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में। कौन से केस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट किसका है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव केस में। इफ ही वर शी, अगर वो उसकी जगह होता, अगर वो उसकी जगह होता, तो वो किसकी जगह होता, शी की। तो ही कंपैरिजन कर रहे हो, सब्जेक्टिव केस की कंपैरिजन कर रहे हो, किससे करोगे, सब्जेक्टिव केस से करोगे। हर हटाओ, शी लिखो। बोले भैया यू, भाई यू यहां पे सब्जेक्ट ही है, ध्यान रखना। यू यहां पे क्या ही है, सब्जेक्ट ही। बोले सर मैं कैसे, मैं तो ऑब्जेक्ट मान लूं। मान लो, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन है वो सब्जेक्ट ही। आई सब्जेक्ट है, तुलनाकारी यू से, तो यू कौन सा केस ही है, सब्जेक्टिव केस है। लेकिन यू के मामले में कंफ्यूजन होता नहीं, क्योंकि यू ही सब्जेक्ट है, यू ही ऑब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया। जरा देखो, बाकी यहां पे सेकंड फॉर्म आई है, यहां पे कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म आई है। तो फिर सामने वाले में क्या आएगा, विल नॉट हिम, आई विल नॉट हिम। अच्छा, आई विल नॉट हेल्प हिम, आई विल नॉट हेल्प हिम। जरा देखना, यहां पर विल आएगा, वुड आएगा, आई वुड नॉट हेल्प हिम। बोले सर कैसे पता चला, अरे वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ विल नहीं आता, वुड आता है। नेक्स्ट देखो, इफ ही वर हर, ही विल नॉट हेल्प हर। ही विल नॉट या ही वुड नॉट, ही वुड नॉट हेल्प हर। कैसे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत बढ़िया। बाकी इफ ही वर अलाइव, अगर वो जिंदा होता, अगर वो जिंदा होता। अब ही के साथ वर आया, ही के साथ वर बिल्कुल सही है, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगाते हैं या फिर वर लगाते हैं। अब वर, बोले सर वर तो ही के साथ आता नहीं है। भाई पास्ट सब्जेक्टिव मूड में वर का ही प्रयोग होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, इस बात से कोई मतलब नहीं है, आएगा वर ही। इफ ही वर अलाइव, अब जिंदा होना तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा नहीं, ये तो क्वालिटी हो गई। अगर वो जिंदा होता तो यहां तो कोई समस्या की बात ही नहीं है। अगर यहां तो मैं आपसे पूछूं, ऊपर तो तुम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चुन सकते हो, अलाइव होना तो क्वालिटी है ना, ये तो एडजेक्टिव हो गया। तो किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में। इफ ही वर अलाइव, अगर वो जिंदा होता तो ही वुड हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करता। तो ही विल हेल्प यू या ही वुड हेल्प यू, ही वुड हेल्प यू। तीनों सेंटेंस क्या हो गए हैं, सही हो गए हैं। मुझे लगता है बात भी आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, एक चीज और जो बहुत जरूरी है पेपर के लिहाज से और आपसे पूछी भी बहुत जाती है, इफ के स्थान पे, किसके स्थान पे, इफ के स्थान पे हम कई बार, इफ जब कंजक्शन बनता है उसके स्थान पे कई बार ये वर रखा मिल जाता है आपको, कई बार हेड रखा मिल जाता है, कई बार शुड रखा मिल जाता है। ये यहां पढ़ने के लिए सबसे सही जगह है कि इफ के स्थान पर कई बार वर का यूज कर लेते हैं, कई बार हेड का यूज कर लेते हैं, कई बार शुड का यूज कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है इस स्ट्रक्चर को देख के। और आजकल तो इतनी पूछी जा रही है एसएससी में स्ट्रक्चर, हद से ज्यादा पूछ रहा है। ये स्ट्रक्चर इतनी आम हो गई है कि हर एक पेपर में 2-3 सेंटेंस इस प्रकार के पूछे ही पूछे जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे,
भाई ऐसे पूछा जा रहा है जैसे आप कई बार क्या करते हैं, मैं आपसे पूछूं ये जो इफ लिखा है और ये जो वर लिखा है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कैसे लिखोगे आप? इसको ऐसे लिख सकते हो, वर ही शी। वर और इफ को मिलाकर आप इफ की जगह पे अगर वर लिख दो तो काम चल जाएगा। दोनों एक बात को लिखने के अलग अलग तरीके हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ही वुड नॉट हेल्प राम, ये सेंटेंस ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो, इफ दे शुड कम लेट स्कोल्ड देम, अगर वो लेट आते हैं तो उनको डांटना। जनरली शुड वाले सेंटेंस का अगला वाला हिस्सा इंपेरेटिव होता है, ध्यान रखना। इन जनरल, हालांकि दूसरा भी मिल सकता है सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन इन जनरल शुड वाले सेंटेंस में जो अगला वाला हिस्सा होता है वो इंपेरेटिव मिलता है। चलो खैर, बाकी मैंने क्या कहा, इफ को और शुड को मिला के अगर हम इफ की जगह पे शुड लिख दें तो काम चल जाएगा। शुड दे कम लेट, शुड दे कम लेट, कॉमा लगा के आगे स्कोल्ड देम, वैसे का ऐसा ही सेंटेंस बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही ठीक है। इफ ही हैड कम लेट, फिर वही बात है, अगर हैड और इफ को मिला के मैं इफ की जगह पे हैड लिख दूं तो काम चल जाएगा। हैड ही कम लेट, इसका मतलब है, इस हैड का मतलब है इफ प्लस हैड, और आगे ऐसे का ऐसे ही वुड हैव पनिश हिम। ये वाला बात भी क्या है, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से अगर आप कभी इफ की जगह पे रखना चाहे तो वर रख सकते हैं, हैड रख सकते हैं, शुड रख सकते हैं। ये तीन ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, पेपर में पूछी भी बहुत जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया। पढ़ लेते हैं आई विश और वुड दैट। आई विश और वुड दैट दोनों का मीनिंग होता है काश। काश ऐसा भी होता है। काश, अब काश का मतलब क्या है? काश का मतलब है कभी भी आप कोई बात किसी भी सेंटेंस के पहले काश लगा लो, वो बात रियल से अनरियल बन जाएगी, सोच के देख लो। ठीक है नहीं, कभी भी किसी सेंटेंस से पहले काश लगाओ, है ना। आई विश, काश ऐसा होता, है ना, है ना। काश कभी भी लगा लोगे, जैसे मैं कह सकता हूं कि जैसे तुम किसी के लिए भी कह रहे हो, वैसे तो मेरे दिमाग में एक दो सेंटेंस आ रहे थे, लेकिन शायद मुझे लगता है वो क्लास की मर्यादा से बाहर हो जाएंगे और मैं अभी नहीं कर पाता हूँ ये वाला काम। चलो खैर, जैसे मैं कहता हूँ राम मेरा दोस्त होता, राम मेरा दोस्त है ना, राम मेरा दोस्त है, रियल बात हो गई। काश राम मेरा दोस्त होता, जब आपने काश कह दिया इसका मतलब दोस्त है नहीं, आप केवल मान रहे हो कि काश ऐसा होता कि राम मेरा दोस्त होता, है ना। तो जब भी आप किसी चीज के पहले आई विश या वुड दैट लगा देते हो, ये अनरियल सिचुएशन निकालता है। जब आप काश कह दोगे तो बात रियल से कैसी हो जाएगी, बोले भैया अनरियल हो जाएगी। अगर अगर बात अनरियल हो गई, इसका मतलब क्या है, अनरियल अगर बात हो गई तो तुम्हें पता होना चाहिए, अनरियल सिचुएशन के लिए तुम्हें पता होना चाहिए, अनरियल सिचुएशन में प्रेजेंट को दिखाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अनरियल में पास्ट को दिखाने के लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बोले भैया ये बात कहां बताई है? अरे भाई साहब बहुत पहले बता दिए हैं। कहां बता दिए हैं? बहुत पहले बता दिए हैं। देखो पिछली क्लास में बताई थी ना, शीट यही है मेरे पास पिछली क्लास की, मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट की बात करी होगी पिछली क्लास में, बहुत जरूरी थी। अच्छा ये सेंटेंस से ही बचा है क्या? ये रहा देखो, मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको सिखाया था अनरियल सिचुएशन में प्रेजेंट की बात करनी है सेकंड फॉर्म, और अनरियल सिचुएशन में पास्ट की बात करनी है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने आपसे कहा था कि ये वाली बात मैं आपको आगे बताऊंगा, जब आगे रियल अनरियल प्रेजेंट पास्ट डिसाइड करना होगा तो ये चर्चाएं जरूर होंगी, और वही बात आपके सामने आई है फिलहाल। ठीक है, चलो खैर, अगर बात समझ में आ गई है तो जरा इसको देखो बात को, क्या कि भाई अनरियल में प्रेजेंट टाइम है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अनरियल का पास्ट टाइम है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई विश को देखने के बाद एक बात क्लियर है कि अनरियल है। अगर अनरियल है तो जरा विश को देखना, विश वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको दिखाती है? प्रेजेंट को। इसका मतलब आप बात कर रहे हो फिलहाल प्रेजेंट के अनरियल एक्शन की, प्रेजेंट के अनरियल एक्शन की। अगर प्रेजेंट का अनरियल एक्शन है तो मुझे बताओ प्रेजेंट के अनरियल के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। यही कारण है आई विश या वुड दैट दोनों का मतलब काश होता है। इनके साथ अगर सब्जेक्ट दे दिया जाए तो सब्जेक्ट के बाद या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या वर आता है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वर आता है। ध्यान रखना है। क्यों याद रखना है? अनरियल सिचुएशन है और कब का? विश को देख के पता चला फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट का अनरियल वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। यही कारण है प्रेजेंट के अनरियल को दिखाने के लिए आपने यहाँ पे किसका यूज कर लिया? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। बोले भैया वर्ब भी लगा दूं? लगा दो, मर्जी है तुम्हारी। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा अगर वैसे ऐसा होता नहीं है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, ये जो दूसरा वाला है ना, ये तो मैंने बता दिया, ये दूसरा वाला पूछने की संभावना ना के बराबर है, नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं, मान लेते हैं आई विश की जगह आई विश लिखा होता, आई विश की जगह आई विश लिखा होता। आई विश काश होता है, काश मतलब अनरियल, और सेकंड फॉर्म देखा, इसका मतलब प्रेजेंट या पास्ट? बोले भैया पास्ट। अब आई विश्ड का मतलब है पास्ट का अनरियल एक्शन, विश्ड फर्स्ट फॉर्म, सॉरी विश फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट का अनरियल, विज्ड सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट का अनरियल। अगर ये पास्ट का अनरियल है तो फिर ये वाली बात याद करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होनी चाहिए। काश वो भी पास्ट का, अनरियल वो भी पास्ट का, मतलब हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। जरा आ जाओ, आई विश
काश ऐसा होता, आई वर अ किंग, आई विश के साथ आई वर आया, बिल्कुल ठीक है। या वुड दैट, आई विश कह लो या वुड दैट कह लो। यू वर देयर, काश तुम वहां पर होते, वुड दैट आ गया तो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, बात बिल्कुल ठीक है। आई विश यू वेंट देयर, काश तुम वहां गए होते, बिल्कुल सही है। आई विश आया, वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म आई। वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म आई। कौन सी फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म आई, बिल्कुल ठीक है। आई विश का आई विश्ड, आई विश का क्या कर दिया, आई विश्ड, मतलब अनरियल हो गया पास्ट का, पास्ट का अनरियल, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेंट या हैड गॉन, हैड गॉन देयर। अब ये सेंटेंस भी क्या हो गया, ठीक हो गया, आई विश यू हैड गॉन देयर, ठीक है। 17 नंबर देखो, बहुत बढ़िया। तो ये वाली बात ध्यान रखना, आई विश वाली, आई विश के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई विश के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हालांकि यहां से सवाल नहीं पूछे जाते, सवाल केवल यहीं से पूछे जाते हैं। आई विश आ जाए, वुड दैट आ जाए, तो आपके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दे दिया सेकंड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। It is time, it is right time, it is exact time, it is appropriate time, it is high time, it is exact moment, it is right moment, it is appropriate moment, टाइम लगा लो, ठीक है। इट इज राइट टाइम, एग्जैक्ट टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम, हाई टाइम, ये बहुत सारे शब्द हैं, या कोई सा भी प्रकार का टाइम हो, है ना। अगर इनमें से कोई सा टाइम आ गया तो ध्यान रखना, ये बेसिकली अनरियल सिचुएशन को ही दिखाते हैं। ये सारे के सारे शब्द जो हैं किसको दिखाते हैं, अनरियल सिचुएशन को ही दिखाते हैं, ठीक है। आप ऐसा मान लो, अगर ये सब के सब अनरियल को दिखा रहे हैं, अगर ये सब के सब किसको दिखा रहे हैं, अनरियल को, और आप देख रहे हो इन सब में इज आया है, क्या आया है, इज आया है, मतलब बात किसकी चल रही है, प्रेजेंट की। अब तुम्हें ये बात समझ में आना चाहिए, अगर ये अनरियल को दिखाते हैं और अनरियल का प्रेजेंट है, अनरियल का प्रेजेंट अभी बता के आए, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, यही कारण है। इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाए, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का। क्यों करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट की अनरियल सिचुएशन को दिखा रहे हैं, इसका मतलब सेकंड फॉर्म या वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब इस बात को ध्यान रखना है, वही बात है मैंने कहा, वो अनरियल वाली टाइमलाइन जो बताई थी ना, वो ध्यान रखनी है, बस वो ध्यान रहेगी तो ये क्लियर है। इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, आप इसको याद कर रहे हो, ये वही समय है जब सब जो सो जाया करते हैं, ये वही समय है जब ऐसा होता है, ये वही समय है जब वैसा होता है, ऐसा कुछ इनका मीनिंग निकलता है, ठीक है। नहीं, बाकी अनरियल का प्रेजेंट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का। लेकिन जब इनके बाद सब्जेक्ट दिया हो तभी सेकंड फॉर्म में वर आएगी। एक सिचुएशन आती है जब इनके बाद किसका प्रयोग नहीं होता, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। इट इज टाइम, राइट टाइम, एग्जैक्ट, एप्रोप्रिएट, हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट ना दिया हो, तब आपको किसका प्रयोग करना है, टू प्लस कौन सी फॉर्म का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। हालांकि इस बात के पीछे भी रीजन है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपको आवश्यकता है उस बात को जानने की। बस इतना ध्यान रखो कि इसके बाद सब्जेक्ट नहीं आया तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट आया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म या वर्ब। बोले भैया एग्जांपल देख ले, मैंने कहा देख लो जरा। मैंने कहा इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज हाई टाइम, एग्जैक्ट टाइम, कुछ भी लिख दे, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आ गया। अगर सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। कंप्लीट या कंप्लीटेड, बोले सर कंप्लीटेड, ये वर्ब रखी है ना, कंप्लीट कंप्लीटेड। आ जाओ जरा, इट इज टाइम की जगह इट इज हाई टाइम, इज आया ना, मतलब बात किसकी चल रही है, प्रेजेंट की, और बात ये अनरियल है। प्रेजेंट की अनरियल के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म, बोले भैया सेकंड फॉर्म। अगर क्या दिया हो, सब्जेक्ट दिया हो, देखो सब्जेक्ट दिया है राम, इट इज हाई टाइम राम, कम का क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा, ठीक है। कम का क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इट इज द राइट टाइम या मूवमेंट, इट इज द राइट टाइम या मूवमेंट। अब देखो, अब की बात राइट टाइम की जगह राइट मूवमेंट भी कह दिया, कोई फर्क पड़ेगा, टाइम कह दे मूवमेंट कह ले, क्या ही फर्क पड़ेगा, टाइम कह दे मूवमेंट कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, इज आया है तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट का अनरियल, और साथ में क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है, इसका मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। मैंने आपसे क्या बताया ना, सब्जेक्ट दिया हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा ठीक है साहब आ जाओ जरा, नहीं एक सेकंड, एक पेज आगे चलेंगे हम। हाँ, सेकंड फॉर्म, तो टेल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड। इट इज द राइट टाइम या राइट मूवमेंट राम टोल्ड द ट्रुथ। सेंटेंस क्या है, बोले सर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सेकंड वाले को छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए, आ जाओ। ये वाली बात क्लियर है साहब, बहुत बढ़िया। इन्फिनिटिव वाला एग्जाम्पल नहीं है क्या, इन्फिनिटिव वाला एग्जाम्पल शायद नहीं है, है ना, इन्फिनिटिव वाला एग्जाम्पल नहीं है, मैं दे देता हूं। अगले ही पेज पे देता हूं, थोड़ा कंफ्यूज भी करूंगा। Just high time,
बताना, दो सेंटेंस है, क्या भर दूं दोनों में? इट इज हाई टाइम और उसके बाद फॉर यू, उसके बाद गो देयर, दोनों में कुछ एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे यू एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा दे दिया है और यहाँ पे नहीं दिया है। मैंने आपसे बताया था कि इट इज हाई टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट ना दिया हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो गो के हिसाब से आप कह देंगे टू गो। ध्यान रखना, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया, इट इज हाई टाइम के बाद यहाँ पर क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इट इज हाई टाइम टू गो देयर, यहाँ पर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इट इज हाई टाइम फॉर यू टू गो देयर। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यू को देखेंगे और इस यू को देख के सब्जेक्ट मानेंगे, और सब्जेक्ट मानने के बाद यहाँ पर गो की जगह किसका प्रयोग करेंगे, वेंट का। तुमने पाप कर दिया है साहब, वेंट नहीं आ सकता, समझे? अब मैंने यू जानबूझ के क्यों लिखा, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है, कंफ्यूज करने के काम आता है। इट इज हाई टाइम फॉर यू वेंट देयर, कुछ बच्चे वेंट लगा देंगे, और अगर माना ऑप्शन में आया, फिल इन द ब्लैंक में आया, तो पहला ऑप्शन वेंट ही मिलेगा तुम्हें। क्या कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है बच्चे की फोर जो है वो प्रपोजिशन है, फोर यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन, और यू उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, यू उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इट इज टाइम फॉर यू, ये फॉर यू तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यहाँ पर यू जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, यू क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर यू ऑब्जेक्ट है तो मैं आपसे कहूं क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट आया, कि यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है, बोले सर सब्जेक्ट तो नहीं दिया। अगर सब्जेक्ट नहीं दिया, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम के बाद सब्जेक्ट नहीं दिया, तो फिर किसका प्रयोग करेंगे, टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म का, फर्स्ट फॉर्म का। तो आप कहेंगे गो या टू गो, बोले आप कहेंगे टू गो, क्या कहेंगे, टू गो। इट इज हाई टाइम फॉर यू टू गो देयर, इट इज हाई टाइम फॉर यू टू गो देयर। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। एक बार जरा पीछे चलते हैं फिर से, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये क्लियर हो गया, बहुत। इट इज के बाद इट इज राइट टाइम वाइट टाइम तो हमने देख लिया, लेकिन कई बार क्या होता है यहां पे सुपरलेटिव डिग्री दे देता है। बोले सर सुपरलेटिव डिग्री क्या दे देगा, इट इज द बेस्ट टाइम, बेस्ट कौन सा शब्द है, सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है। या फिर सुपरलेटिव डिग्री नहीं देगा तो सुपरलेटिव डिग्री जैसा कोई शब्द दे देगा, बोले सर ऑर्डिनल नंबर्स दे देगा। ऑर्डिनल नंबर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑर्डिनल नंबर मतलब क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑर्डिनल नंबर्स मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब मैं आपको सिखा चुका हूं, अगर आप मुझसे पहले पढ़ चुके हो तो मैंने आपको ये बात कई बार बता दी होगी कि जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता है, उस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो सुपरलेटिव डिग्री की तरह ही बिहेव करते हैं, उनका काम करने का तरीका ही ऐसा होता है कि उनको सुपरलेटिव डिग्री के शब्द ही माना जाता है, क्योंकि ये मोर देन टू की बात करते हैं। कभी भी आप फर्स्ट कह रहे हो या सेकंड कह रहे हो, थर्ड कह रहे हो या लास्ट कह रहे हो, उसका मतलब आप मोर देन टू की बात कर रहे हो, सुपरलेटिव डिग्री भी मोर देन टू के लिए आती है। तो जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री के शब्द ही माने जाते हैं। तो इट इज द बेस्ट टाइम कह लूं, या इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकंड टाइम, इट इज द थर्ड टाइम, इट इज द लास्ट टाइम, कुछ भी कह लूं, अगर कोई शब्द सुपरलेटिव डिग्री से या ऑर्डिनल नंबर से रिलेटेड है। और मैं आपको टेंस में, टेंस की क्लास 3 के सबसे लास्ट पॉइंट मैंने आपको यही सिखाया कि कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ कौन सा टेंस प्रयोग करते हैं, परफेक्ट टेंस। सुपरलेटिव डिग्री के साथ कौन सा टेंस प्रयोग करते हैं, परफेक्ट टेंस। ऑर्डिनल नंबर्स भी तो क्या ही होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तो ऑर्डिनल नंबर्स के बाद भी जो टेंस आएगा वो कौन सा टेंस आएगा, परफेक्ट टेंस आएगा। जैसे यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं ना, इनमें सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द बेस्ट मोमेंट, इट इज द बेस्ट टाइम, या इट इज द सेकंड टाइम, इट इज द लास्ट टाइम, इनमें से कोई सा भी आ जाएगा सुपरलेटिव डिग्री ऑर्डिनल नंबर, तो उसके साथ कौन सा टेंस आएगा, परफेक्ट टेंस। बोले भैया परफेक्ट लगाएंगे कौन सा, जरा देखना, अगर शुरू में इज आ गया तो वही बात है, सुपरलेटिव डिग्री जिसके साथ आई है, प्रेजेंट के साथ आई है तो उधर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, पास्ट के साथ आई है तो पास्ट परफेक्ट आएगा, कुछ फ्यूचर का है तो उसके साथ क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा। अगर यहां पे इज आया है तो मैं आपसे पूछूं कौन सा टेंस आएगा, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। बोले जी कौन सा परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। अगर वहां वॉज दे दिया होता तो यहां पास्ट परफेक्ट आता, ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी यहां इट इज टाइम की जगह अगर इट वॉज टाइम हो जाए तो मुझे लगता है बात अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, इससे प्रेजेंट का अनरियल पता चल रहा है और वाज को देख के पता चल जाएगा किसका, पास्ट का। अगर पास्ट का अनरियल होता है तो हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। तो इट इज टाइम आ जाए तो सेकंड फॉर्म, इट वॉज टाइम आ जाए तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात बताने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होना चाहिए अब, क्योंकि बहुत कुछ हम सीख चुके हैं इस प्रकार का, ठीक है। चलो खैर, सुपरलेटिव डिग्री के साथ परफेक्ट टेंस मैं बता चुका हूं, जरा देखो, इट इज द सेकंड टाइम, इट इज द सेकंड टाइम। मैं आपसे कहूं जैसे ही आपने देखा सेकंड टाइम, सेकंड मतलब ऑर्डिनल नंबर, या फिर आप कहें सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है, सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है, मतलब यहां पर कौन सा टेंस आएगा, परफेक्ट टेंस आएगा। और बोले सर परफेक्ट कौन सा आएगा, बोले सर इज आया है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। आप कहेंगे राम हैज कम लेट, ठीक है, नहीं, बहुत बढ़िया, इट इज द सेकंड टाइम राम हैज कम लेट, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, फिर से वही बात है, सेकंड टाइम तो है, बोले सर कौन सा टेंस आएगा, परफेक्ट टेंस आएगा। सेकंड टाइम देखते एक बात क्लियर है कि परफेक्ट टेंस आएगा, मैंने कहा सही बात है, लेकिन यहां पर इज नहीं, क्या है, वॉज है। वॉज देखती तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि परफेक्ट कौन सा होगा,
पास्ट परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट होगा? पास्ट परफेक्ट, क्योंकि सेकंड किसके साथ आया? वॉज के साथ आया। अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो आप यहां कहेंगे हैड कम, ठीक है। इट वॉज द सेकंड टाइम राम हैड कम लेट। अब सेंटेंस ये भी ठीक है, मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, ये भी क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब जैसे मैं कहता हूं इट इज द बेस्ट मोमेंट, अब बेस्ट मोमेंट तो ठीक है, लेकिन बेस्ट कैसा शब्द है? बोले भैया सुपरलेटिव डिग्री का, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ यहां पे प्रेजेंट आया है, इसका मतलब यहां पर कौन सा टेंस आएगा? बोले भैया यहां पर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर यहां प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो आप कहेंगे शी हैज कलेक्टेड। कलेक्ट वर्ब दे रखी है ना, तो कलेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट क्या बनेगा? हैज कलेक्टेड। आंसर हमारा ये हो गया, ठीक। इट वॉज द बेस्ट मोमेंट, अगर आपने इज की जगह वॉज कर दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट ना आके कौन सा परफेक्ट आएगा? पास्ट परफेक्ट। अरे हाँ है ना, बेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री मतलब परफेक्ट, वॉज मतलब पास्ट, पास्ट परफेक्ट मतलब बी का पास्ट परफेक्ट, बी वर्ब का पास्ट परफेक्ट, हैड बीन। अरे पास्ट के लिए हेड लगाओगे और परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है, तो हमने हैड बीन बना दिया, ये भी ठीक हो गया। अच्छा आप दे देना एग्जांपल, इट इज टाइम टू स्टार्ट, यहां पे है एग्जांपल, इट इज टाइम टू स्टार्ट। क्यों? इट इज टाइम टू स्टार्ट अ मूवी, यहां पे सब्जेक्ट नहीं दिया ना इट इज टाइम के बाद। अगर इट इज टाइम, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, अगर इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट नहीं दिया हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वही बात, इट इज टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट नहीं दिया हो तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू रियलाइज, ठीक है। वैसे तो शायद जेड बना लो, ऐसे बना लो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एक चीज और समझ लो काम की, ठीक है। इसके बाद क्या है पढ़ने का? अगर ये हमने ले लिया तो इफ और इन केस, अच्छा यूनिवर्सल ट्रूथ है, सर्टेन असर्टेन है, अनटिल अनलेस है, बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा, देखो भाई बट फॉर बहुत पूछता है पेपर में, समझे? बट फॉर पेपर में बहुत पूछता है। बट फॉर जो है वो मॉडल माना जाता है, बट मॉडल तो खैर क्या कह रहा हूँ, बट फॉर जो है उसका मीनिंग विदाउट माना जाता है। बट फॉर का मीनिंग किससे निकलता है? विदाउट, विदाउट मतलब बिना, ठीक है। अब जैसे सेंटेंस देखो, एक चीज और ध्यान रखना, दो बातें ध्यान रखी लो। एक तो बट फॉर का मीनिंग विदाउट होता है, मैं आपसे कहूं बट फॉर का मीनिंग क्या है? विदाउट है, के बिना। और बट फॉर जो है एक ऐसा शब्द है जो घटना के घटित होने के बाद का कॉन्टेक्स्ट रखता है, मतलब एक एक्शन जो कंप्लीट हो चुका, और कंप्लीट हो चुका मतलब वुड हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखना बट फॉर कभी आएगा तो वो क्लोज कंडीशन में आएगा। बट फॉर कौन सी कंडीशन में आएगा? हमेशा बट फॉर हमेशा कौन सी कंडीशन में आएगा? हमेशा क्लोज्ड कंडीशन में आएगा, समझ रहे हो? हमेशा क्लोज्ड कंडीशन में ही बट फॉर का प्रयोग करेंगे। कभी भी बट फॉर आया है तो उसके साथ मॉडल मतलब वुड या कोई और मॉडल हो सकता है, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कहीं बट फॉर आया और उसके साथ आपने वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दिया, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दिया, गलत है। बट फॉर के साथ हमेशा क्लोज कंडीशन रखी जाएगी, तीसरी वाली, समझ रहे हो ना? अब क्लोज कह रहा हूं तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए, तीसरी वाली, इफ के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर होना चाहिए। बढ़िया। तो जरा देखो, ही वुड हैव नॉट पास्ड, वो पास नहीं हो सकता किसके बिना? तुम्हारी गाइडेंस के बिना। अब देखो मैं तुमसे पूछूं यहां क्या क्या आ सकता है? देखो पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट है, पहली बात तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहां पे क्या चाहिए? प्रोपोजिशन चाहिए, है ना? तो भैया इफ तो नहीं आ सकता, इफ तो कंजक्शन होता है, ठीक है नहीं? अनलेस भी क्या होता है? कंजक्शन होता है। हमें चाहिए प्रपोजिशन, डेस्पाइट प्रपोजिशन है, बट फॉर प्रपोजिशन है। मैं पूछूं दोनों में से कौन सा आंसर होगा? ही वुड नॉट हैव पास्ड, वो पास नहीं होता तुम्हारी गाइडेंस के बिना। अगर आप यहां डेस्पाइट लगा दोगे तो डेस्पाइट का मीनिंग होगा तुम्हारी गाइडेंस के बावजूद। ही वुड नॉट हैव पास डेस्पाइट योर गाइडेंस, तुम्हारे गाइडेंस देने के बावजूद वो पास हो गया। सोचो तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे गाइडेंस देने के बावजूद, बोले इतना खराब गाइडेंस तुम देते हो उसके बावजूद वो पास हो गया, तुम ये कहना चाह रहे हो? नहीं, डेस्पाइट का मीनिंग उल्टा हो जाएगा। आप यहां कहोगे ही वुड नॉट ही वुड हैव he would not have passed, he would not have passed but for, without, but for का मतलब यहां किससे? विदाउट योर गाइडेंस, तुम्हारी गाइडेंस के बिना पास नहीं हो पाता, लेकिन पास हो गया, ठीक है। दे वुड हैव गॉट लास्ट इन द जंगल, दे वुड हैव गॉट लास्ट इन द जंगल, चलो ठीक है। दिस मैप, अच्छा लास्ट है, लॉस्ट है, लास्ट लिखा है लेकिन लॉस्ट होगा, वो लास्ट नहीं, खोने की बात चल रही है ना, लास्ट नहीं लॉस्ट होगा, ठीक है। दे वुड हैव गॉट लॉस्ट इन द जंगल, वो जंगल में खो गए होते, वो जंगल में खो गए होते। फिर वही बात है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? प्रपोजिशन का। प्रपोजिशन कौन कौन हो सकते हैं साहब? इफ नहीं बनेगा, अनलेस नहीं बनेगा, बट फॉर बचा, डेस्पाइट बचा। डेस्पाइट दिस मैप, इस मैप के बावजूद वो जो है जंगल में खो गए होते लेकिन नहीं खोए।
ऐसा नहीं कहना चाह रहे होंगे आप। बिना इस मैप के खो गए होते, के बावजूद का मीनिंग नहीं है, मैप है इसका मतलब गलत मैप है इसका मतलब तभी तो खो गए होते, वो वाली बात है। लेकिन हाँ, आप कह रहे हो इस मैप के बिना दे वुड हैव लॉस्ट इन द जंगल, वो जंगल में खो गए होते, ठीक है, नहीं, बहुत बढ़िया। तो डेस्पाइट नहीं क्या सही होगा, बट फोर सही होगा। डेस्पाइट नहीं क्या सही होगा, बट फोर सही होगा। आप यहां भी बट फोर लगाएंगे। और एक चीज ध्यान रखना, बट फोर का मीनिंग किससे निकलता है, विदाउट से निकलता है, बहुत काम की चीज है। और बट फोर जो है हमेशा मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, मतलब बट फोर हमेशा क्लोज कंडीशन के साथ प्रयोग होगा, क्योंकि उसका मीनिंग ही ऐसा होता है जब एक्शन कंप्लीट हो गया होता है, वो बात दिखाता है वो, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, ठीक है, एक कंडीशन, हमने तीन कंडीशन पढ़ी, ओपन, सेमी क्लोज्ड और क्लोज्ड। ओपन, सेमी क्लोज्ड और क्लोज पहली क्लास में पढ़ी हमने, ये दूसरी क्लास है। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है जिसको कंडीशन कहते हैं जीरो कंडीशन। कुछ लोग उसको, मतलब बहुत से इसके नाम है, इस बात से मतलब नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, इफ के साथ दोनों तरफ अगर वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है। इफ के साथ दोनों तरफ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो दोनों तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल तब आ सकती है जब एक्शन कैसा हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। अगर एक्शन यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो समझ लो दोनों तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। दोनों तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल तब आएगी जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो। सेंटेंस पढ़ लो, पहला देखना, इफ वी हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। अगर हम बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पानी में चेंज होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको पता है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो दोनों तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब बच्चा क्या करेगा, जिसने रट रखा है, जिसने देखा, बोले भैया इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो यहां फर्स्ट फॉर्म कैसे, विल लगा दूंगा तुरंत। क्या करेगा वो, इट विल टर्न इनटू वाटर। अरे पाप हो गया, क्यों, क्योंकि सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ था, इसलिए दोनों तरफ वर्ब की कौन सी फॉर्म ही आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आपका वाक्य क्या है, सही है। नेक्स्ट देखो, इफ वी ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ वी ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस, अगर हम दो पैरेलल लाइंस को खींचते हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। भाई दो पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, सही बात है। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, दो पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मैथमेटिकल फैक्ट है। और मैथमेटिकल फैक्ट है मतलब तुम्हारे लिए, मेरे लिए, दुनिया में हर व्यक्ति के लिए सही है। अगर हर व्यक्ति के लिए सही है मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है इसका मतलब दोनों तरफ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ड्रॉ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पैरेलल लाइंस, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। विल की कोई आवश्यकता नहीं, ध्यान रखना, यहां विल नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, दोनों तरफ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना। आ जाओ जरा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इफ की और इन केस की, कि भाई कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, भैया इफ और इन केस में क्या फर्क है। ठीक है, इफ में और इन केस में क्या फर्क है, ध्यान रखो। देखो वैसे तो मैं जब भी, अगर मैं ऑरली कुछ बता रहा होता हूं तो मैं ये बताता हूं कि इफ दिखाता है कंडीशन, और इनकेस तब लगाते हैं जब वो प्रिकॉशन दिखा रहे होते हैं किसी बात को लेके। इफ कंडीशन दिखाता है और इनकेस प्रिकॉशन दिखाता है। बात वैसे ठीक है ये वाली भी, लेकिन प्रिकॉशन का मतलब यही है कि आप जो है किसी रिजल्ट के आने से पहले ही तैयारी कर ले रहे हैं, है ना। मतलब कोई चीज ऐसी है कि आप ये मान के चल रहे हैं बारिश पड़ी जाएगी तो आप पहले से छाता लेके चल रहे हैं, तो ये प्रिकॉशन है। ठीक है, क्या है ये, प्रिकॉशन है। अच्छा ठीक है, बोले सर कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि मैंने बात ये भी अधूरी करी है, लेकिन हाँ मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। इफ वाले सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस अगर होगा तो एक बात पक्की है कि यहां पे कंजक्शन होगा, या तो इफ आएगा या इन केस आएगा। ठीक है, जो भी आएगा वो बात ठीक है। इसके साथ एक सेंटेंस होगा और उसके आगे एक सेंटेंस होगा। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब दो क्लोजेस तो होंगे ही होंगे, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, एक मेन क्लोज होगी। अगर सेंटेंस कंडीशनल है तो दो क्लोज तो पक्की है। तो ध्यान रखना, जब इफ लगाते हैं तो पहली वाली जो कंडीशन होती है इफ के साथ वाली, वो कंडीशन को दिखाती है, और अगला वाला जो सेंटेंस होता है वो रिजल्ट को दिखाता है। जैसे इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम्हारा खून देना कंडीशन है, और रिजल्ट क्या मिलेगा, आजादी मिलेगी। इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा भाई। तो यहां पर किसका प्रयोग हुआ, इफ का प्रयोग होगा, क्योंकि खून देना कंडीशन है, शर्त है, और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, बदले में आजादी मिलेगी साहब। तो इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, कंडीशन और उसका रिजल्ट। ठीक है, तो अगर इफ के साथ, अगर आपको लगता है कंजक्शन के साथ वाले हिस्से में कंडीशन रखी है तो आप उसमें किसका यूज करो, इफ का। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो जहां कंजक्शन रखा है उसके साथ वाले हिस्से में रिजल्ट दे दिया, क्या दे दिया, रिजल्ट दे दिया, और दूसरे वाले हिस्से में कंडीशन दे दी, तो इफ की जगह किसका प्रयोग करो, इन केस का। बोले भैया ये दोनों बातें जो है कैसे पता चलेगा कौन सा कंडीशन है कौन सा रिजल्ट है। तो एक बात तो तुम्हें ये बात पता होगी, सोच के देखो, कंडीशन और रिजल्ट, तो इन दोनों में एक बात कॉमन होती है कि कंडीशन हमेशा पहले रखी जाएगी, वो घटना जो पहले घटित होगी वो कंडीशन है, और रिजल्ट हमेशा कब आता है, बाद में आता है। रिजल्ट हमेशा कब आता है, बाद में आता है। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई कैसे पता चलेगा कंडीशन पहले और रिजल्ट बाद में। अगर आपका सेंटेंस लिखा है, जैसे मैंने कहा
इफ या इन केस इट रेन्स, अगर बारिश पड़ती है, आई विल नॉट गो टू ऑफिस। तो मुझे बताओ दो घटना है, पहले कौन सी होगी? पहले होगी अगर बारिश पड़ती है तो पहले बारिश पड़ेगी, ठीक है, आई विल नॉट गो टू ऑफिस, बाद में वो ऑफिस नहीं जाएगा। तो जो घटना पहले होती है, मैंने कहा पहले वाली क्या होती है? कंडीशन। पहले वाली क्या होती है? कंडीशन। तो ये हो गई भाई साहब कंडीशन। और अगर बारिश पड़ गई तो उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा? कि वो ऑफिस नहीं जाएगा। रिजल्ट क्या है? कि वो ऑफिस नहीं जाएगा। तो बाद में जो घटित हुआ वो रिजल्ट है कि वो बाद में ऑफिस नहीं जाएगा। अगर आज बारिश पड़ गई तो ये रिजल्ट हो गया साहब। और मैंने क्या बताया? कंडीशन पहले रखी है, रिजल्ट बाद में रखा है, तो किसका प्रयोग करोगे? इफ का। इसका मतलब यहां पे क्या गलत है? इन केस गलत है, और क्या सही है? इफ सही है। क्या सही है? इफ सही है। बात समझ में आ गई? बहुत सीधी सी बात है। कंडीशन अगर रखी है, मतलब जो घटना पहले घटित हुई है वो रखी है साथ में, तो इफ का प्रयोग करो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, इफ इट रेन्स आई विल कैरी अ रेनकोट। आई विल कैरी अ रेनकोट, कि मैं क्या कैरी कर लेता हूं? मैं एक रेनकोट कैरी कर लेता हूं। इफ इट रेन्स, कहीं ऐसा ना हो कि क्या पड़ जाए? बारिश पड़ जाए। ऐसा हो कि बारिश पड़ जाए तो मैं एक रेनकोट ले लेता हूं। तो आप रेनकोट लेके चल रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि बारिश पड़ जाए। तो मुझे बताओ, अगर बारिश पड़ेगी, हो सकता है बारिश पड़ जाए, तो आई विल कैरी अ रेनकोट, मैं रेनकोट ले लेता हूं। बारिश पड़ी? बारिश नहीं पड़ी। आई विल कैरी अ रेनकोट, मैं एक रेनकोट कैरी कर लेता हूं, क्या पता बारिश पड़ जाए। तो आपने पहले तो क्या कर लिया? आपने पहले ही रेनकोट ले लिया। और अगर जो काम पहले होता है वो क्या होती है? कंडीशन होती है ना। जो काम पहले होता है वो क्या होता है? कंडीशन। रिजल्ट तो बाद में आएगा। आपने क्या ले लिया? पहले ही रेनकोट ले लिया एक, कहीं क्या हो जाए, बोले साहब कहीं बारिश ना पड़ जाए। तो बारिश का पड़ना आपकी बार कंडीशन नहीं है, बारिश का पड़ना आपकी बार क्या है? रिजल्ट है, क्योंकि बारिश तो बाद में पड़ेगी। तुम रेनकोट पहले ही लेके जा रहे हो, तुमने शर्त रख ली कि क्या पता रेनकोट ले लूं, क्या पता बारिश पड़ जाए। तो रेनकोट पहले लिया, बारिश बाद में पड़ेगी। जो काम बाद में होता है वो रिजल्ट होता है। तो कंजक्शन के साथ में रिजल्ट रख दिया, अब कंडीशन नहीं है, अब यहां पर रिजल्ट रखा है। अगर यहां पर रिजल्ट रखा है, इसका मतलब इफ गलत है, और अब की बार क्या रखा जाएगा? इन केस रखा जाएगा। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी, इफ और इन केस में क्या फर्क है। कंडीशन रख दी तो इफ लगाओ, क्योंकि इफ कंजक्शन ऑफ कंडीशन होता है। अगर रिजल्ट लगा दिया है तो किसका यूज करो? इन केस का यूज करो। ठीक है, आ जाओ जरा। सर्टेन असर्टेन बहुत पूछता है आपसे, ध्यान रखना कभी भी सर्टेन, पेपर में इस बार बहुत पूछा गया एसएससी में, कहीं सर्टेन आ जाए तो उसके साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब आती है। अगर सर्टेन से पहले आपने आर्टिकल ए लगा दिया, इसका मतलब बात हो रही है सिंगुलर की, तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कुछ भी ध्यान नहीं रखना, सर्टेन का मतलब निश्चित से निकलता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं देयर इज अ सर्टेन मेथड, आ लगा दिया तो सर्टेन के साथ सिंगुलर नाउन, और सर्टेन के साथ कैसी वर्ब? सिंगुलर वर्ब। बहुत बढ़िया। देयर आर सर्टेन मेथड्स, सर्टेन से पहले ए नहीं आया, मतलब प्लूरल नाउन, और सर्टेन के साथ कैसी वर्ब? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अनटिल और अनलेस। ठीक है, ये भी तुमसे बहुत पूछ लेता है कई बार, अनटिल और अनलेस में क्या फर्क है, तुमसे पूछा जाता है। अगर मैं अनटिल अनलेस की बात करूं, कोई बहुत बहुत महान कोई ऐसा बड़ा फर्क नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, टाइम तो अभी है मुझे लगता है, अनटिल अनलेस की जब भी हम बात करेंगे तो दोनों में इतना ही फर्क होता है कि अनटिल किसको दिखाता है? टाइम को। और मैं आपसे कहूं अनलेस किसको दिखाता है? कंडीशन को। ठीक है, अनलेस किसको दिखाता है? कंडीशन को। एक चीज और ध्यान रखना, मैं आपसे कहूं अनटिल का मतलब क्या है? अनटिल का मतलब होता है टिल नॉट। अनटिल का मतलब होता है टिल नॉट। मैं आपसे कहूं अनलेस क्या है? अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। क्यों? बोले सर इफ क्यों? इफ नॉट इसलिए होता है क्योंकि इफ भी तो कंडीशन को दिखाता है, अनलेस भी कंडीशन दिखाता है, इफ भी कंडीशन दिखाता है, लेकिन अनलेस कैसी कंडीशन दिखाता है? निगेटिव कंडीशन दिखाता है। अनटिल कैसा टाइम दिखाएगा? पॉजिटिव निगेटिव, तब तक नहीं जब तक निगेटिव टाइम दिखाएगा। अनटिल कैसा? निगेटिव कंडीशन, अनटिल मतलब निगेटिव टाइम। बहुत बढ़िया। बोले भैया इसका मतलब यह है कि इनके साथ ऑलरेडी नॉट आया, मैंने कहा इनके साथ ऑलरेडी नॉट आया। तो यहां से एक बात भी क्लियर होती है, कभी भी आप किसका प्रयोग कर रहे हैं? अनटिल या अनलेस का प्रयोग कर रहे हैं, उसके साथ नॉट का प्रयोग क्या होगा? गलत होगा। जैसे देखो, आई विल वेट हेयर अंटिल या अनलेस ही डजंट कम। तो अंटिल या अनलेस, मुझे पता नहीं अंटिल आएगा अनलेस आएगा, कुछ भी आएगा उस बात को छोड़ो, लेकिन यहां पे नॉट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अंटिल या अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग गलत होता है। तो आप यहां कहेंगे कम्स। ठीक है, ही कम्स, डजंट की जरूरत नहीं है। बस एक बात तो ये हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। बोले सर आगे, आगे जरा देख लो। अब पहले बात कर लेते कब अंटिल आएगा कब अनलेस आएगा। अगर तुम्हें लगता है टाइम मतलब किसकी बात चल रही है साहब? समय। ठीक है, और कंडीशन मतलब किसकी बात चल रही है साहब? शर्त की बात चल रही है। आई विल वेट हेयर, आई विल वेट हेयर, देखो ये दोनों सेम है, क्योंकि उससे बहुत सारा फर्क पड़ता नहीं है। कंजक्शन अपने बाद वाले से पूछेगा कि तू कंडीशन है या तू जो है टाइम है।
अनटिल या अनलेस इससे अगले वाले से पूछेगा, अनटिल अनलेस अपनी वाली क्लोज से पूछेगा, अनटिल या अनलेस द सन सेट्स, जब तक सूरज नहीं छुपता, आई विल वेट हियर, मैं यहां पर इंतजार करूंगा। सूरज का छिपना शर्त है या टाइम है, ये सोच के बताओ। तुम्हारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सूरज का छिपना शर्त है या सूरज का छिपना जो है टाइम है। सूरज का छिपना कंडीशन हो ही नहीं सकती। तुम्हारी शर्त के हिसाब से जो है छिपेगा सूरज, ये बताओ। तुम्हारी शर्त है कि सूरज जो है मेरी मर्जी से छिपे, हो सकता है ऐसा? तुम्हारी मर्जी से नहीं छिपेगा भाई सूरज। सूरज अपनी मर्जी से छिपेगा, अपने टाइम से छिपेगा। सूरज का छिपने का एक टाइम है। अनटिल या अनलेस यहाँ पर 6 PM कह देता तो क्या फर्क पड़ता? सूरज का मान ले 6 बजे छुप रहा है, तो 6 PM कह दूं या फिर सनसेट्स कह दूं, दोनों एक ही बात नहीं है? सूरज का छिपना या फिर 6 बजे, दोनों एक ही बात है लगभग, कि 6 बजे के आसपास छिपता है, तो 6 बजे कह दूं शाम को, या फिर सूरज का छिपना कह दूं, एक ही बात हो गई। तो सूरज का छिपना कंडीशन है ही नहीं, ये शर्त कैसे हो जाएगा? क्योंकि तुमने शर्त रख ली सूरज के छिपने तक। अरे सूरज का छिपना तो 6 बजे होगा, वो तो फिक्स टाइम है ना, तुम्हारी मर्जी से ऊपर नीचे थोड़ी हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। सूरज का छिपना जो है वो टाइम होगा। सूरज का छिपना क्या होगा साहब? टाइम होगा, कंडीशन नहीं है, शर्त नहीं हो सकती, ये टाइम है। अगर ये टाइम है तो शर्त वाला कंजक्शन गलत करो, टाइम वाला सही करो। अनटिल बिल्कुल सही है, क्योंकि सूरज का छिपना टाइम है, टाइम के हिसाब से किसका प्रयोग कर लिया? अनटिल का। अनलेस गलत है। दूसरा देखो, मैंने कहा आई विल वेट हियर, अब भी तो नहीं है, अनटिल या अनलेस ही कम्स, जब तक ही कम्स, जब तक वो नहीं आता तब तक मैं यहां इंतजार करूंगा। उसका आना टाइम है या उसका आना शर्त है? सोच के बताओ। जब तक वो नहीं आता मैं यही इंतजार करूंगा। हो सकता है वो 4 दिन ना आए, हो सकता है 2 दिन ना आए, हो सकता है 5 दिन ना आए, हो सकता है 2 मिनट ना आए, 5 घंटे ना आए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब तक वो नहीं आता है मैं यहां पर इंतजार करूंगा। उस व्यक्ति का आना टाइम नहीं है, कंडीशन है। अगर वो आएगा तो मैं चला जाऊंगा, नहीं आएगा तो मैं यहां इंतजार करता रहूंगा। उस व्यक्ति का आना क्या है? कंडीशन है। उस व्यक्ति का आना क्या है? कंडीशन है। अगर उस व्यक्ति का आना कंडीशन है तो कंडीशन के लिए किसका यूज करते हैं साहब? कंडीशन के लिए अनलेस का यूज करते हैं। तो आप यहां किसका यूज करेंगे? अनलेस का। आई विल वेट हियर अनलेस ही कम्स, की जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं यही इंतजार करूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है बात क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल सही है। अब जरा एक चीज और देख लो, इसी बात को मैंने यहां लिखा है, देखो, आई विल वेट हियर अनलेस लिख लो, या अनलेस की जगह क्या लिख लो? इफ नॉट लिख लो। अनलेस की जगह मैंने इफ लिखा, और बात को नेगेटिव बनाने के मैंने क्या लिखा? डज नॉट लिखा। सेंटेंस सही है। क्यों सही है? क्योंकि मैंने अनलेस की जगह किसका यूज कर लिया? इफ का। इफ के साथ तो नॉट लगा सकते हो ना, अनलेस के साथ ही तो नॉट नहीं लगा सकते, क्योंकि अनलेस में ऑलरेडी क्या आया है? नॉट आया है। तो यहां से मैंने नॉट हटाया। लेकिन अगर आप इफ लिख रहे हो तो इफ के साथ नॉट लगाने में कोई समस्या नहीं है। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। नेक्स्ट देखो, शी विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम। शी जो है वो क्वालिफाई एग्जाम नहीं कर पाएगी इफ शी डजंट वर्क हार्ड, अगर वो कठिन परिश्रम नहीं करती है। उसका कठिन परिश्रम करना, पहले तो ये बताओ, कंडीशन है या टाइम है? किसी का कठिन परिश्रम करना कंडीशन ही है। मेहनत करोगे तो क्वालिफाई करोगे एग्जाम। तुम्हारे लिए भी ये अप्लाई होता है, मेहनत करोगे तो क्वालिफाई कर पाओगे, वरना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कोई बात। तो अगर मेहनत करना है, कंडीशन है। अगर ये कंडीशन है, बोले सर कंडीशन के लिए क्या आ गया? इफ आ गया। अगर इफ आ गया तो इफ के साथ नॉट लगाने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर यहाँ अनलेस लगा होता तो मुझे डज नॉट हटाना पड़ता। क्यों? क्योंकि अनलेस में ऑलरेडी नॉट इनबिल्ड होता है, तब मैं यहां से डज नॉट हटाता। लेकिन अभी ये सेंटेंस क्या है? सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं पूछूं आगे? आगे कुछ नहीं है। कंडीशनल सेंटेंस आपके पूरे होते हैं। काम काम की बात मैंने समझा दी है। हालांकि व्हेन व्हाइल और समझाना था, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्वेश्चन आजकल पूछे भी नहीं जा रहे हैं। प्रैक्टिस करते हुए मैं आपको समझा दूंगा कि व्हेन व्हाइल में बेसिक जो है फर्क क्या होता है। चलो खैर, आज के लिए गाइस इतना रखते हैं। 2 क्लास में आपका कंडीशनल पूरा हो गया है, बाकी काम करते हैं अगली क्लास में। अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। मिलते हैं अगली क्लास में।